मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं बाजार में, अमीरों के इलाज खातिर। दूसरे दिन भी बारिश के कारण बुधिया को कोई सवारी नहीं मिली थी। कहीं दूर अंधेरे में एक होटल की बत्ती जलती हुई दिखाई दे रही थी। बुधिया भीगता हुआ रिक्शा लेकर वहां पहुंच गया। शायद अंदर कोई पार्टी चल रही थी। बुधिया को आस थी कि पार्टी खत्म होने पर उसे कोई सवारी मिल जाएगी, क्योंकि पहले भी वह इस होटल के सामने आता था और उसको कई बार सवारी मिल जाती थी। उसने रिक्शा दरवाजे के पास लगा दी और दीवार के सहारे बरसाती ओढ़कर बैठ गया। उसके कपड़े भीगे हुए थे। बरसाती जगह जगह से फटी हुई थी। वो इससे अपने को भीगने से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बारिश बढ़ती जा रही थी और वो ये सोच रहा था कि इस बारिश में एक भी सवारी मिल जाए तो वो इतने पैसे दे देगी कि रिक्शा मालिक का किराया निकल जाएगा। जब बहुत देर तक कोई बाहर नहीं आया तो उसने होटल के बाहर बरामदे की छत के नीचे खड़े चौकीदार से आवाज देकर पूछा, ओ मंगेशवा, कितनी देर बा पार्टी छूटन माँ? चौकीदार मंगेश उसके ही गांव का था। जब भी होटल में पार्टी होती तो वह बुधिया को संदेशा दे देता। पता नहीं भैया, का बताई कतनी देर लागी, कौनो ठीक नाही। इहाँ तो पार्टी कई बार रात रात भर चलत बा। बुधिया फिर जाकर दीवार के पास बैठ गया। ठंड बढ़ती जा रही थी और रिक्शा वापस करने का टाइम भी हो चला था। आज तो बुधिया को लग रहा था अपने पैसों में से ही मालिक को पैसे देने पड़ेंगे। बुधिया दीवार के सहारे से उठा। उसने अपनी बरसाती ठीक की और रिक्शा लेकर लौटाने चल दिया। कुछ समय बाद वो रिक्शा मालिक के घर के सामने खड़ा था। गेट के सामने पानी भरा था। बुधिया ने रिक्शा साइड पर बनी चेन के साथ बांध दी। फिर उसने कुर्ते की जेब से एक पॉलीथीन निकाली जिसमें कुछ नोट रखे थे। कुर्ते के भीगने की वजह से पॉलीथीन में रखे पैसे भी गीले से हो गए थे। इन नोटों को वो ऐसे देख रहा था जैसे विदा होती बेटी को कोई पिता देखता है। यही उसकी जमा पूंजी थी जिसमें से आज उसको मालिक का किराया भी देना था, क्योंकि सुबह से उसकी तो बोहनी तक भी नहीं हुई थी। जैसे ही बुधिया ने पॉलीथीन खोला तो पैसों के साथ रखा उसका छोटा सा नोकिया 1100 का फोन पानी में जा गिरा। इस फोन से वो कभी कभी गांव बात कर लिया करता था। वाह रे परमात्मा, तुमहू कंगाली में आटा गीला करत हो, फोनवा भिगा दईल, अब का जानी ई ठीक होई कना। बुधिया ने धड़कते दिल से फोन को पानी से निकाला, लेकिन कभी कभी ईश्वर को भी तरस आ जाता है। बुधिया ने देखा फोन बिल्कुल सही था। यह देख उसके चेहरे पर चमक आ गई। दरवाजा खटखटाने पर रिक्शा मालिक घर से छाता लेकर बाहर निकल आया। बुधिया ने उसको आज का किराया पकड़ा दिया, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि आज सुबह से कोई सवारी उसकी रिक्शा में नहीं बैठी थी। वो पैदल ही चलता हुआ बस अड्डे तक आ गया, जहां पुल के नीचे उसके कुछ बर्तन रखे थे। यही बुधिया की रात का ठिकाना था। सर्दी बहुत ज्यादा थी। बुधिया ने चूल्हा जलाया और आग तापने लगा। वह रोज अपना रसोई का सामान यहीं छोड़ देता था और रिक्शा चलाने के पश्चात रात को वापस लौट आता था। गरीब इंसान के पास दो बर्तनों के अलावा और होता ही क्या है। दुनिया कम से कम इतनी इंसानियत तो रखती है कि वह गरीब के बर्तन नहीं चुराती। बुधिया ने सामान के ऊपर रखा कपड़ा हटाया, एक थैले में से आटा निकाला और सिक्के की परात में आटा गूंदने लगा। चूल्हे में अलाव धीरे धीरे जल रही थी। हवा के ठंडे झोंकों से आग जलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। बुधिया ने दो कच्ची सी बड़ी बड़ी रोटी बनाई और प्याज के साथ खाने लगा। वह अपने ऊपर ज्यादा पैसे खर्च ना करता था, क्योंकि गांव में उसका एक परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, उसकी बेटी, एक बेटा और उसकी बहू शामिल थे। बेटा रामू वहीं गांव के खेत में मजदूरी करता था। इन दोनों के पैसों से ही परिवार का गुजारा होता था। जब से रामू की शादी हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी, क्योंकि पत्नी सरस्वती गर्भ से थी। बुधिया की बेटी का भी गौना नहीं हुआ था। उसकी विदाई के लिए भी बुधिया को पैसों की सख्त जरूरत थी। रोटी प्याज खाकर बुधिया वहीं पुल के नीचे एक चटाई बिछाकर लेट गया। सर्दी से बचने के लिए उसके पास मात्र एक कंबल था, जो किसी दानी सज्जन ने उसको दिया था। सुबह के खाने की चिंता नहीं थी। पास वाले मंदिर में सेठ लोग कभी ब्रेड या कभी कुछ और बांट जाते थे। वही बुधिया और उस जैसे कई लोगों को रेस्टोरेंट था। सर्दी बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद बुधिया ठिठुरने लगा तो उसकी नींद खुल गई। अब वह क्या करे। उसने सामने बैठे कुत्ते को पुचकार कर अपने पास बुला लिया।
कुत्ता दुम हिलाता हुआ बुधिया के पास आकर लेट गया। उसके पास लेटने से बुधिया को सर्दी से थोड़ी राहत महसूस हुई। सुबह होते ही बुधिया ने कुत्ते को दुत्कार कर भगा दिया। कुत्ता ऐसे देख रहा था जैसे सोच रहा हो, इंसान तू हमेशा मतलबी ही रहेगा, मेरे साथ सोकर भी तुझे वफा करनी ना आई। पूरी रात मेरी गर्मी का आनंद लेता रहा और सुबह तुझे अपने और मेरे भीतर अंतर नजर आने लगा। बुधिया ने अपनी चटाई समेटी और कंबल अपने सामान पर डालकर रिक्शा लेने निकल गया। आज मौसम थोड़ा ठीक लगा। रिक्शा मालिक से रिक्शा लेकर वो तुरंत मंदिर के आगे आ गया। उसको लगा कहीं सेठ लोग खाना बांटकर लौट न जाएं। मंदिर के बाहर लगे नल से उसने मुंह हाथ धोया और मांगने वालों की लाइन में बैठ गया, जहां अन्य रिक्शा वाले भी आकर बैठ जाते थे। कुछ समय बाद एक मारुति वैन आकर रुकी। ड्राइवर ने वैन के पिछले हिस्से का दरवाजा खोला और उसमें से ब्रेड पकौड़ों का एक बड़ा सा पतीला निकालकर नीचे रख दिया। फिर लाइन में खड़े एक समझदार से दिखने वाले युवक को बुलाकर उसने यह सब सामान बांटने के लिए कह दिया। सभी लोग लाइन में बड़े अनुशासन से बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। युवक ने पहला ब्रेड पकौड़ा उठाकर अपने थैले में डाल लिया और फिर बारी बारी सबको देने लगा। बुधिया को भी एक ब्रेड पकौड़ा मिल गया। उसने पकौड़ा अपनी रिक्शा की आगे की टोकरी में रख लिया। सुबह सुबह मेट्रो स्टेशन से उसे एक महिला सवारी मिल जाती थी, इसलिए वो जल्दी से स्टेशन की ओर निकल गया। दीदी जी की मेट्रो आ गई, वो इस मेट्रो से उतर रही होंगी, बुधिया ने सोचा, क्योंकि कल बरसात के कारण उसे यह सवारी भी नहीं मिली थी। थोड़ी ही देर में सवारियां सीढ़ियों से उतरने लगी और बुधिया बेचैनी से उस महिला का इंतजार करने लगा। सामने सीढ़ियों से अनीता को उतरते देख बुधिया की बाँछें खिल गई। अनीता रोज इस स्टेशन से उतरकर ऑफिस के लिए रिक्शा किया करती थी। वो एक बहुत सुलझी हुई और दयालु लड़की थी। पहली बार जब बुधिया उसे मिला था तो ऑफिस तक बुधिया ने उचित किराया लिया था, जो अनीता को बहुत पसंद आया। वरना अक्सर रिक्शे वाले पहले ज्यादा किराया बताते थे और मना करने पर किराए के विषय में बार्गेनिंग करना शुरू कर देते थे। अनीता को 5 या 7 रुपए फालतू देने में कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसको बार्गेनिंग से सख्त नफरत थी। वो चाहती थी कि इंसान का काम छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी जरूरी है। कैसे हो बुधिया? अनीता ने पूछा। ठीक हूँ दीदी जी, बुधिया ने हंसते हुए कहा। पर कल बहुत बुरा हुआ, बारिश के कारण आप नहीं आए और फिर पूरा दिन हमारी बोहनी नहीं हुई। आपके कदम मेरी रिक्शा के लिए बहुत शुभ रहते हैं। अनीता उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी, लेकिन बुधिया अपनी ही धुन में कहता जा रहा था, कोई बात नहीं दीदी जी, आज आप आ गई हो, आज मैं कल की भरपाई कर लूंगा। बुधिया, अगर एक दिन सवारी नहीं मिलती तो तुम्हें क्या अंतर पड़ता है? क्या तुम्हारे पास एक दिन गुजारे के लिए भी पैसे नहीं होते? अनीता ने बुधिया से पूछा। दीदी जी, पैसे तो होते हैं, लेकिन रिक्शा मालिक के लिए रोज का 100 रुपए किराया मार जाता है। बिना कमाई के अपनी जमा पूंजी से यह 100 रुपए देना बहुत भारी पड़ता है। और मान लो अगले दिन भी 100 रुपए का काम नहीं हुआ तो क्या ही जमा पूंजी बाकी रह जाएगी? बुधिया ने थोड़ा गंभीर होकर कहा। उसकी बात सुनकर अनीता सोच में पड़ गई, लेकिन उसका ऑफिस आ चुका था। वो बुधिया से और कोई बात ना कर सकी। अनीता ने उतरकर बुधिया को पैसे दिए और ऑफिस की ओर बढ़ गई। बुधिया ने पैसे पॉलीथीन में डाल लिए और रिक्शा वापस मोड़कर मेट्रो स्टेशन की ओर लौट गया। मेट्रो स्टेशन से ही रिक्शा वालों को सवारियां मिलने की सबसे ज्यादा आशा होती है। अनीता को बुधिया की बात बार बार याद आती रही। उसने अक्सर सुना था कि रिक्शे वाले दिन भर कमाकर रात को ठेके की दुकान पर पहुंच जाते हैं। जिसकी रोटी की भी गारंटी नहीं, वो क्या शराब पीता होगा। अनीता ने सोचा और निश्चय किया कि कल बुधिया से वो इस विषय में और जानकारी हासिल करेगी। अगले दिन बुधिया से ज्यादा प्रतीक्षा अनीता को थी। उसने रिक्शा पर बैठते ही बुधिया से पूछा, बुधिया एक बात बताओ, रिक्शा मालिक के किराए के अलावा और तो कहीं नहीं देने होते? क्या बात करते हो दीदी जी, रिक्शा वाले का जीवन बहुत कठिन होता है। रिक्शा मालिक के अलावा और बहुत से लेनदार होते हैं। सब पिछले जन्मों का खेला है। जरूर जिसने पिछले जन्म में किसी से पैसे लेकर ना लौटाए होंगे, इस जन्म में रिक्शा वाला बनकर पैदा होता है। कई बार सवारी के चक्कर में रिक्शा गलत जगह पर खड़ी हो जाती है तो ट्रैफिक पुलिस वाले जुर्माना कर देते हैं। सवारी को कई बार जल्दबाजी होती है और रिक्शा वाला लाल बत्ती लांघ जाता है तो पकड़ा जाता है। बुधिया, लाल बत्ती क्रॉस करना तो गलत है ना? अनीता ने कहा। दीदी जी, रिक्शा वाले को लाल बत्ती की जगह भी रोटी दिखाई देती है। प्रत्यक्ष में बुधिया मुस्कुरा रहा था, लेकिन अनीता उसकी आवाज में छिपे दर्द को पहचान गई। दूसरी बात, रिक्शा वाले गलत जगह पर रिक्शा क्यों खड़े करते हैं? अनीता ने पूछा। दीदी जी, इनमें रिक्शे वाले का दोस्त नहीं। सवारी रिक्शा अपनी सुविधा के अनुसार पास से ही लेना चाहती है।
रिक्शा स्टैंड तक चलना भी उसको मंजूर नहीं होता। बुधिया की बात अनीता को कहीं ना कहीं सही लग रही थी। अक्सर लोग एक कदम भी चलना पसंद नहीं करते। वे चाहते हैं कि रिक्शा उनको बिल्कुल पास से मिल जाए। इसलिए रिक्शा वाले सवारी की सुविधा के अनुसार अपना ठिकाना बना लेते हैं। तो बुधिया, रिक्शा वाले जो दिन भर कमाते हैं, मैंने सुना है रात को दारू में उड़ा देते हैं। अनीता को अब इस प्रश्न के उत्तर की जिज्ञासा थी। दीदी जी, सभी रिक्शा वाले एक से नहीं होते। और क्या दारू सिर्फ रिक्शा वाले ही पीते हैं का? दूसरा सब लोग नहीं पीता का? बुधिया के इस प्रश्न का अनीता के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ, कई बार ज्यादा थकान के कारण ऐसा होता है और कई बार कुछ लोग आदी भी होते हैं। लेकिन कई बार ड्रग माफिया का बहुत बड़ा हाथ होता है जो इन्हें नशे का शिकार बना देते हैं। हालात और गरीबी का मारा हुआ रिक्शा वाला कुछ देर के सुकून के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठता है। कई बार रिक्शा वाले की मौत और कुत्ते की मौत में ज्यादा अंतर नहीं रहता। दोनों ही सड़क पर चलते चलते मर जाते हैं। जब शरीर कमजोर हो जाता है और रिक्शा खींचने की हिम्मत नहीं रहती, तो भी पापी पेट के लिए वो रिक्शा खींचता रहता है, जिससे एक दिन उसकी सांसें रुक जाती है। बुधिया की ऐसी पीड़ादायक बातें सुनकर अनीता का मन भर आया। शाम के समय अनीता जब अपनी माँ के साथ चाय पी रही थी, तो उसने इस विषय में उनसे बात की। अनीता की माँ एक सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता कभी भी रिक्शा वाले से पैसे के लिए बार्गेनिंग नहीं करते थे। वे अक्सर कहते थे कि ये बेचारे अगर कुछ पैसे फालतू बोल भी देते हैं तो क्या हुआ, इनकी मेहनत, इनका पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए। कितना दर्द होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान का बोझ खींचता है। माँ की बात सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। रात को खाने के बाद अनीता के कान में बुधिया की शब्द गूंज रहे थे और उसने निश्चय किया कि वो बुधिया को एक रिक्शा खरीद कर देगी, ताकि उसे मालिक का किराया न चुकाना पड़े और आय में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। अगले दिन सुबह जब बुधिया अनीता से मिली तो अनीता ने बोला, बुधिया, मैं तुम्हें अगर खुद की रिक्शा ले दूं तो कैसा रहेगा? अनीता की बात सुनकर बुधिया अवाक रह गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दीदी जी, अगर ऐसा हो गया तो हमारे बहुत पैसे बच जाएंगे, बुधिया ने कहा। लेकिन बुधिया, मेरी एक शर्त है कि बचे पैसों से तुम शराब नहीं पियोगे, बल्कि आय का कुछ हिस्सा तुम जोड़कर 1 साल बाद किसी अन्य जरूरतमंद को रिक्शा दोगे। ठीक है दीदी जी। बुधिया को अनीता की शर्तें मंजूर थी। कुछ दिन बाद अनीता ने एक रिक्शा लेकर बुधिया को दे दिया। आज बुधिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि वह एक बंधन से मुक्त हो गया है। रिक्शा मालिक के किराए की चिंता खत्म। अब उसको बीमारी या मजबूरी में रिक्शा नहीं चलानी पड़ेगी। चमचमाता हुआ रिक्शा बुधिया को बहुत भा रहा था। उस दिन रात को वो रिक्शा की सीट पर ही सोया। उसे वह किसी डनलप के गड्ढे से कम नहीं लग रही थी। अगले दिन सुबह बुधिया खुशी खुशी रिक्शा लेकर निकला और सीधा मंदिर के पास पहुंच गया। उसने ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, लेकिन रिक्शा नो पार्किंग जोन में खड़े करने के कारण ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी उठाकर ले गई। बुधिया ने किसी तरह जुर्माना भरकर अपना रिक्शा छुड़वा लिया। इंसान का भाग्य ही अगर खराब हो तो मुसीबतों से उसका दामन कभी नहीं छूट पाता। एक बार एक मनचले गाड़ी वाले की टक्कर से बुधिया की रिक्शा का पहिया क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी मरम्मत में बुधिया के काफी पैसे लग गए। लेकिन फिर भी अनीता को दिए वचन के लिए कुछ पैसे अलग से जमा अवश्य करता था। एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने बुधिया का जीवन ही बदल डाला। चौराहे पर अक्सर रेड लाइट होने के कारण बस से कुछ यात्री वहां उतरते थे। सवारियां हथियाने के चक्कर में रिक्शा वालों की होड़ सी वहां लग जाती थी, जिससे लोगों को काफी असुविधा होती थी। इस पर कई बार ट्रैफिक पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ती थी। एक दिन एक ट्रैफिक हवलदार ने गुस्से में आकर वहां से रिक्शा वालों को खदेड़ना शुरू कर दिया। बुधिया का ध्यान बस से उतरती हुई सवारियों पर था। जब वो नहीं हटा तो हवलदार ने सुए से बुधिया का टायर फाड़ दिया और डंडे से रिक्शा का शीशा भी तोड़ दिया। यह देखकर बुधिया बहुत उत्तेजित हो गया और उसने आओ देखा न ताओ पास पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाकर ट्रैफिक हवलदार के सिर पर दे मारा। हवलदार वहीं सड़क पर ही ढेर हो गया। इतने में बाकी पुलिस वाले भी वहां पहुंच आए और बुधिया की पहले तो जमकर पिटाई की और बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट की ओर से बुधिया को 14 बरस की सजा सुनाई गई। जब वह सजा सुनकर कोर्ट से बाहर निकला, किसी दुख और परेशानी की जगह बुधिया के चेहरे पर संतोष के भाव थे। वो सोच रहा था, चलो जेल में अब रोटी, सर्दी, जुर्माना, रेड लाइट, ये सब चिंताएं नहीं होंगी और वो आराम से रोटी खा पाएगा।